दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बता दिया कि महाराष्ट्र में ठाकरे कितने जरूरी हैं। उनसे भले ही उनकी पार्टी उनका सिंबल छीन लिया हो, लेकिन अपने पहले चुनाव में नई नवेली पार्टी और बिल्कुल नए सिंबल से जो प्रदर्शन बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे ने किया, उससे साफ हो गया कि महाराष्ट्र में जो भी चुनाव होगा विधानसभा का, वो ठाकरे के बिना नहीं होगा। ठाकरे यानी कि बाला साहब ठाकरे की लेगेसी और उद्धव ठाकरे खुद। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नासिक में अपनी एक रैली में ठाकरे का जिक्र करते हुए, जी हाँ, ठाकरे का जिक्र करते हुए, उनके गुणगान करते हुए एक बार फिर साबित कर दिया कि महाराष्ट्र में ठाकरे तो जरूरी है। दोस्तों, पहले सुनिए आज रैली में बाला साहब ठाकरे पर प्रधानमंत्री क्या बोले। साथियों, देश और महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहब ठाकरे का योगदान अतुलनीय है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के मुंह से बाला साहब की प्रशंसा भी उसके लिए एक शब्द नहीं निकलता है। मैं अघाड़ी में कांग्रेस के दोस्तों को यह भी चुनौती देता हूं, वो कांग्रेस के नेताओं से, युवराज के मुंह से बाला साहब ठाकरे की, उनकी विचारधारा की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करके दिखाएं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने महाअघाड़ी वालों को चैलेंज दिया है कि कांग्रेस वालों से या राहुल गांधी से महाअघाड़ी वाले बाला साहब ठाकरे की तारीफ करवा कर दिखाएं। ये बात सही है दोस्तों कि महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे के बाद पूरी की पूरी राजनीति बदल दी। दोस्तों, बाला साहब ठाकरे की राजनीति गुजरातियों वर्सेस मराठियों से शुरू हुई, उसके बाद वो कट्टर हिंदुत्व वाली छवि में आ गए। कट्टर हिंदुत्व की बाला साहब ठाकरे की जो छवि थी वो उस वक्त आडवाणी और वाजपेयी से भी ज्यादा कट्टर थी। वो पहले नेता बाला साहब ठाकरे ही थे जिन्होंने कहा था गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और उसी लेगेसी को आगे बढ़ाया उद्धव ठाकरे ने। लेकिन जब इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार बनाई, तो उद्धव ठाकरे को जाहिर तौर पर लचीला होना पड़ा। उस कट्टर हिंदुत्व की छवि को आगे वो कैरी नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपके गठबंधन की मजबूरियां होती है। और इसका उद्धव ठाकरे को फायदा भी मिला। लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि पहली बार बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे को मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया है। और इसी बात का मर्म पकड़ते हुए मोदी ने चैलेंज दिया बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे की पार्टी को, या फिर ये कह ले कि महाअघाड़ी को, कि जरा कांग्रेस वालों से कहे कि बाला साहब ठाकरे की तारीफ करके दिखाएं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की इस बात को सुनकर सच बताऊं, मुझे बड़ी हंसी आई। प्रधानमंत्री मोदी बाला साहब ठाकरे का कितना सम्मान करते हैं इस बात से तो पता चला ही, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी क्या ये बात भी समझ रहे हैं, या उनकी पार्टी ये बात समझ रही है कि उनका बेटा उद्धव ठाकरे इस चुनाव में कोई बड़ा कमाल करने जा रहा है, इतना बड़ा कमाल कि अब उसे आप दरकिनार नहीं कर सकते। कैसे? लोकसभा चुनाव में आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में रैलियां कर करके दो बातें बोली थी। शरद पवार को कहा था भटकती आत्मा, और उद्धव ठाकरे के लिए कहा था नकली शिवसेना। दोनों बातें उल्टी पड़ी, और बीजेपी ने यूपी के बाद जहां सबसे शर्मनाक प्रदर्शन किया वो था महाराष्ट्र। कुछ आंकड़े मैं आपके लिए लेकर आई हूं, जरा लोकसभा चुनाव का एक आंकड़ा देखिए। दोस्तों, बीजेपी सिंगल डिजिट पर आकर रुक गई थी, इतना खराब प्रदर्शन किया था बीजेपी ने महाराष्ट्र में, 9। और उद्धव ठाकरे जो पहली बार अपनी नई पार्टी नए सिंबल के साथ चुनावी समर में थे, उन्होंने 9 सीटें हासिल कर ली। सोचिए कितना जबरदस्त। सबसे शानदार प्रदर्शन किया कांग्रेस ने 13 सीटें जीतकर, और शरद पवार ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया 8 सीटें जीतकर। दोस्तों, ये आंकड़े इस बात का प्रमाण है कि पार्टी भले ही एकनाथ शिंदे ले गए हों, लेकिन जो कैडर है वो अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ है। ये बात खुद मोदी जी भी जानते हैं, इसीलिए उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहब ठाकरे का जिक्र कर रहे हैं और ये चैलेंज दे रहे हैं इंडिया गठबंधन को कि वो तारीफ करके दिखाएं, बाला साहब ठाकरे के बारे में दो शब्द बोल के दिखाएं। अब दोस्तों, पीएम ने ये बात बोली दी है, तो कोई पीएम मोदी से भी ये बात पूछ ले, या बीजेपी वालों से भी ये बात पूछ ले कि आज बाला साहब ठाकरे की याद आ गई भाजपाइयों को, बीजेपी के नेताओं को, खुद मोदी जी को, जबकि बाला साहब ठाकरे की बनाई हुई पार्टी अपने जीते जी, अपने रहते, जिस पार्टी को उन्होंने अपने बेटे उद्धव ठाकरे को सौंपा था और कहा था कि आप इसी को आशीर्वाद दीजिए। ऐसा नहीं है कि बाला साहब ठाकरे का आकस्मिक निधन हुआ था। बाला साहब ठाकरे ने अपने रहते हुए अपनी विरासत अपने बेटे को सौंपी थी, और यही वजह थी कि राज ठाकरे से उनकी अनबन हुई थी। फिर राज ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे से अपने अलग
कदम खींच ली और आज राज ठाकरे का कोई वजूद नहीं है महाराष्ट्र में, कोई बहुत बड़ा वजूद नहीं है। तो बाला साहब ठाकरे ने अपने रहते जिस बेटे को अपनी पार्टी, अपनी लेगेसी सौंपी, उस बेटे से उनकी पार्टी छीनने वाले एकनाथ शिंदे, उस बेटे से उनका सिंबल छीनने वाले एकनाथ शिंदे, और एकनाथ शिंदे को सर का ताज किसने बनाया? भाजपाइयों ने बनाया, मोदी जी ने बनाया। बताइए, मोदी जी की इजाजत के बिना क्या एकनाथ शिंदे सीएम बन सकते थे? अरे सीएम बनने के तो ख्वाब भी नहीं देखे होंगे एकनाथ शिंदे ने कभी, लेकिन देखिए उनको सीधा सीएम बना दिया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने बाला साहब ठाकरे की बनाई हुई पार्टी उनके बेटे उद्धव ठाकरे से छीनी, विधायकों सहित, सिंबल सहित, पार्टी सहित। तो सोचिए ये किस तरह का प्रेम है बाला साहब ठाकरे को लेकर मोदी जी का, कि आज मोदी जी कांग्रेस वालों से कह रहे हैं कि बयान देकर दिखाओ बाला साहब ठाकरे की, और उन्हीं की बनाई हुई पार्टी उनके बेटे से छीनने वालों को मोदी जी सीएम बना रहे हैं। दोस्तों, बात ऐसी है कि गठबंधनों में हमारे देश में बड़ा विरोधाभास होता है। जैसे कि हमारे मोदी जी, जिनकी बैसाखी से पीएम बने हुए हैं टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, वो आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं। और चुनाव जीतने के बाद, लोकसभा चुनाव के ठीक 2 दिन बाद, उनके बेटे ने फिर इंटरव्यू देकर कहा कि मुस्लिमों को आरक्षण तो हम देकर रहेंगे, हमने वादा किया है। इसके अलावा भी बड़े बड़े वादे मुस्लिमों को लेकर किए हैं आंध्र प्रदेश की सरकार ने और चंद्रबाबू नायडू ने, और उन वादों को पूरा करने के लिए फंड भी वो मोदी सरकार से मांग रहे हैं। और सुनिए दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल, इसको लेकर भी अभी दिल्ली में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, उसमें भी टीडीपी के उपाध्यक्ष आए थे, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि ये तो टीडीपी और चंद्रबाबू नायडू ही हैं जिनकी वजह से वक्फ संशोधन बिल हमने जेपीसी में डाल दिया, और इसके अलावा नायडू साहब के रहते हुए जेपीसी हम नहीं आने देंगे। तो ये सवाल जो दूसरों से पूछने के लिए कह रहे हैं मोदी जी, पहले अपने सहयोगियों से तो पूछ लें कि यहाँ मैं पूरे देश में लोकसभा चुनाव में घूम घूम कर लोगों को बता रहा था कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो मुसलमानों को, ओबीसी वालों का आरक्षण छीन कर कांग्रेस दे देगी, और आप देखिए आप तो खुद मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं, आप देखिए आप तो खुद मुसलमानों के इतने बड़े बड़े लाभ दे रहे हैं। क्यों दोस्तों? ना तो मोदी जी से कोई सवाल पूछता है, ना मीडिया मोदी जी से सवाल पूछती, ना बीजेपी से सवाल पूछती, क्योंकि हमारे देश में गठबंधन ऐसे ही चलता है। किसी राज्य में किसी के साथ गठबंधन है तो कुछ मजबूरियां किसी पार्टी की होती है, किसी राज्य में किसी के साथ गठबंधन है तो कुछ मजबूरियां किसी पार्टी की होती हैं। लेकिन इस बात से ये पता चल गया दोस्तों कि उद्धव ठाकरे कितनी बड़ी ताकत है महाराष्ट्र में। नहीं तो अगर लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने नकली शिवसेना कहा था उद्धव ठाकरे के लिए, तो इस बार भी कह सकते थे, लेकिन नहीं कह रहे हैं वो। अरे आप छोड़िए, उद्धव ठाकरे का जिक्र भी नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, उद्धव ठाकरे का, शरद पवार का नाम तक नहीं ले रहे हैं। उनके पूरी स्पीच में कांग्रेस 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 और कांग्रेस ही है। क्या मोदी जी को किसी ने ये रिपोर्ट दे दी है कि कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को रिपीट कर रही है, या फिर मोदी जी की मजबूरी है कि वो कांग्रेस को टारगेट करें, क्योंकि कांग्रेस के जरिए वो इनडायरेक्टली उद्धव ठाकरे और शरद पवार को टारगेट कर सकते हैं? ये कैसे हो सकता है दोस्तों कि एक तरफ तो उद्धव ठाकरे के पिता ने जो लेगेसी उद्धव ठाकरे को सौंपी थी वो आप उनसे छीन लें, उनको छीनने वालों को आप अपने इतने खास बना लें, सीएम बना दें उनको, फिर उनके साथ गठबंधन में चुनाव भी लड़ें, और उसके बाद फिर आप बाला साहब ठाकरे की राजनीति की तारीफ भी करें। दोस्तों, आज मोदी जी ने 2 रैलियों को संबोधित किया महाराष्ट्र में, धुले में और नासिक में। दोनों रैलियों में मोदी जी ने अपने एक हैं तो सेफ है वाले नारे को बार बार दोहराया और बार बार कहा कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि ओबीसी बट जाए और ओबीसी किसी हाल में एक ना हो पाए, क्योंकि ओबीसी एक हो गया तो इनका वोट बैंक खतरे में पड़ जाएगा, इसीलिए ओबीसी को बांटना चाहते हैं। मोदी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस बार पर तमतमाए हुए हैं कि तीसरी बार कोई ओबीसी प्रधानमंत्री कैसे बन गया। कितनी अजीब बात है दोस्तों। एक तरफ योगी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, एक तरफ मोदी जी कहते हैं एक है तो सेफ हैं, और फिर मोदी जी खुद ही ओबीसी की जातियों का नाम लेते हैं और खुद को ओबीसी प्रधानमंत्री बताते हैं। कितना बड़ा विरोधाभास है। वहीं मोदी के इस बयान कि एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे का जो बीजेपी का बयान है, इससे बिल्कुल विपरीत उद्धव ठाकरे ने एक बयान दिया है दोस्तों। उद्धव ठाकरे ने कल एक रैली को संबोधित किया, बड़े स्तर पर वहां पर उनको लोग सुनने आए थे। उन्होंने कहा, मैं पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह से 15 दिन महाराष्ट्र में रहने का अनुरोध करता हूं। वो 15 दिन बाद अपनी हार देखें। उनका नारा है बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन हम इसे टूटने नहीं देंगे और उसे लूटने भी नहीं देंगे। यही नहीं दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने आगे ये भी कहा, जो लोग महाराष्ट्र से प्यार करते हैं वो विपक्षी महाविकास आघाड़ी के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी शामिल है। आगामी चुनाव किसके बीच की लड़ाई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो लोग राज्य से प्यार करते हैं और इससे नफरत करते हैं,
दोस्तों बात सिंपल सी है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र अस्मिता पर बहुत बड़े स्तर पर वोट पड़ सकता है इस बार। और अगर महाराष्ट्र अस्मिता पर वोट पड़ा तो उद्धव ठाकरे एक बहुत बड़ा चेहरा होंगे, उद्धव ठाकरे एक बहुत बड़ा फैक्टर होंगे, क्योंकि सरकार तो उद्धव ठाकरे की ही गिराई गई थी ना, सीएम तो उद्धव ठाकरे ही थे ना। और ऐसा भी नहीं कि उद्धव ठाकरे बहुत खराब सरकार चला रहे थे, ये तो सबको पता है दोस्तों। महाराष्ट्र में कोविड के दौरान जो काम हुआ, उद्धव ठाकरे के काम की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत तारीफ हुई। मतलब मुंबई में जिस तरह का घनत्व है और उसको लेकर जो डर था कि कोविड से कैसे निपटेगी मुंबई या महाराष्ट्र, अगर आप दूसरे राज्यों से तुलना करें तो बहुत अच्छा काम हुआ है महाराष्ट्र में। लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ ये धोखाधड़ी, उनकी पार्टी तब छीनी गई जब वो बीमार थे, जब उनकी सर्जरी हो रही थी। ये बात बार बार आदित्य ठाकरे अलग अलग रैलियों में बोलते हैं कि मेरे पिता को धोखा तब दिया गया जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो ये बात क्या बीजेपी की समझ में आ गई है कि जमीन पर उद्धव ठाकरे को लेकर या फिर शरद पवार को लेकर, जो इस वक्त मराठा अस्मिता और महाराष्ट्र के सबसे बड़े आइकॉन हैं, उनके इर्द गिर्द अगर चुनाव बैठ गया तो फिर गोटी फंस जाएगी। और अगर गोटी फंस गई तो फिर बीजेपी का प्रदर्शन जैसा लोकसभा में रहा कुछ वैसा ही रह सकता है। शायद बीजेपी को दोस्तों ये बात भी समझ में आ गई है कि उनके जो गठबंधन के सहयोगी हैं उतने मजबूत नहीं हैं जितने इंडिया गठबंधन के हैं। देखिए, इंडिया और एनडीए में महाराष्ट्र में दो अलग अलग चीजें हैं। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, बीजेपी अपने आप को सबसे मजबूत पार्टी मानती है। इस समय विधानसभा में भी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ही है, लोकसभा में उसने जैसा भी प्रदर्शन किया हो, लेकिन बीजेपी सबसे मजबूत पार्टी है एनडीए के अंदर। लेकिन ये भी बात सच है दोस्तों कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार उतनी मजबूत पार्टियां नहीं हैं। मतलब बीजेपी के जो सहयोगी हैं वो उतने मजबूत नहीं हैं। ये फैक्टर कांग्रेस को फायदा देने वाला है इंडिया गठबंधन में, क्योंकि कांग्रेस के अंदर बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, वो हर राज्य में होती हैं। वो गलतियां जो हरियाणा में कांग्रेस ने की, कुछ सीटों की गलतियां महाराष्ट्र में भी कांग्रेस कर गई है। लेकिन माना यह जा रहा है कि कांग्रेस के साथ जो प्लस है वो ये है, शरद पवार और उद्धव ठाकरे, ये जो दो सहयोगी है ना इंडिया गठबंधन के, ये बहुत मजबूत सहयोगी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये महाराष्ट्र के चेहरे हैं। बार बार जो महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात का एक सेंटिमेंट बनाया जा रहा है, उसमें ये दोनों चेहरे भारी पड़ते हैं। मोदी जी और अमित शाह जी बहुत बड़े चेहरे हैं दोस्तों, मैं कहती हूँ राष्ट्रीय स्तर के सबसे बड़े नेता हैं। लेकिन महाराष्ट्र के लोग क्या उनसे वैसे कनेक्ट कर पाएंगे जैसे मोदी जी से गुजरात के लोग कनेक्ट कर सकते हैं? दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।